बाद फिर से चर्चा हम जारी रखेंगे। प्रेगनेंसी एक सामान्य अवस्था है जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम सब काम कर सकते हैं लेकिन एक सावधानी के साथ। हमारा चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, सामान उठाना, घर के सारे झाड़ू पोछा बर्तन करना, ये हमारा रेगुलर वर्क है जी। बस हमें इसमें इतना ध्यान देना होता है कि हम उस काम को जल्द से न करें। हम कोई भी चीज जो हमसे उठ नहीं रही उसको उठाने की कोशिश न करें। हम कोई भी चीज नहीं उठ रही, लीव इट। अगर आपको कोई भी काम करने से थकावट हो रही है, यू जस्ट टेक द रेस्ट। आपको सीढ़ी चढ़ना है, आप पहले दौड़ के चढ़ते थे, अब आराम आराम से चढ़िए। सामान लेके, जरूर से सामान लेके मत चढ़िए। वजन ना उठाएं, यानी कि ज्यादा वजन ना उठाएं। नो, लाइक आपने सामान लिया हुआ है, आप डिसबैलेंस हो सकते हैं। आप अगर नॉर्मल है तो सिर्फ आपकी जान को खतरा है, लेकिन आप प्रेग्नेंट है तो आप दो जान को खतरा है और उसमें रिस्क ज्यादा है। तो इसलिए आप जो भी काम करें वो सावधानी से करें, धीरे धीरे करें, पर करें सब कुछ। अब देखिए, आपके उत्तर से एक प्रश्न और निकल के आ रहा है। वो प्रश्न ये कि जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है जिन लेडीज महिलाओं के साथ में, उनके मन में डर सा पैदा हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैं मतलब क्या करूं, कैसे करूं, मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करूं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके बारे में डर कैसे निकले? उसके बारे में ही ये हम लोगों की जो चर्चा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जितने लोग सुनेंगे उन लोग को ये समझ में आएगा। बट इस पर देखिए, जो मैंने आपको बताया कि लेडी को हमेशा प्रेगनेंसी के बाद तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वी पीपल आर द बिग काउंसलर। हम अपनी गर्भस्थ महिला जो हमारे सामने पेशेंट बन के बैठी है, हम उसे एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। हम उसे ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स बताते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, आई कैन से लाइक 10% ऑफ केसेस, 5 to 10, जिसमें हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबसे कहते हैं कि तुम काम करो। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हम लोग बेड रेस्ट भी बताते हैं। मानसिक तौर पे मजबूती लाने के लिए आप क्या सजेस्ट करें? It's a big counseling. It's only the एडवाइस है उनको अंदर से अपने आप को मजबूत करना होता है। खास तौर से जब डॉक्टर बताते हैं जी, तो उनके माइंड में इंप्रेशन ज्यादा बेटर बैठता है। वरना वो लोग इधर उधर अपने पीयर ग्रुप से मालूम करते हैं, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, इसको अवॉइड करना और चाहिए। सजेशंस उससे मिथ बहुत डेवलप हो जाते हैं। और अब इन द करंट सिनेरियो आप देखेंगे अबाउट 20 to 30% वुमेन आर वर्किंग वुमेन, वो वर्क करने जाती हैं, तो उनको एक नेचुरल फॉर्म ऑफ छोटी मोटी एक्सरसाइज तो हो ही जाती है, दे मोबाइल। मगर उनको और इम्पोर्टेंट ये बताना है कि आराम भी उतना ही जरूरी है, आप बिकॉज द बॉडी नीड्स रेस्ट। सेकेंडली जो लिमिटेड टाइम में नॉन विगरस एक्सरसाइज कर सकती है वो। इसमें एक सवाल और निकल के आया कि डॉक्टर साहब ने जैसे आपने जैसे बताया ना, इसमें एक सवाल मेरे जहन में निकल के आया है कि आजकल मोबाइल का हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो जो सिग्नल्स हैं उनका कितना बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है और चाइल्ड पे क्या उसका इफेक्ट पड़ सकता है? क्या मोबाइल अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसके ये मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बता दूं। जी, क्योंकि जो जितने भी ये सेल फोन्स होते हैं जी, इनमें से जो रेडिएशन होता है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, जी, और उसके लिए स्पेसिफाइड एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं। कोई सेल फोन मार्केट में नहीं आ सकता है अगर वो एमिशन एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा है, मिलीवॉट से ज़्यादा है। जी, और उसका जो इफेक्ट होता है, लोग कहते हैं साहब यहाँ आपके पास मत रखिए सेल फोन को, जी, या कान, वैसे तो कान पे हम लोग फिल्टर लगाए रखते जी, हैं। सो दीज सेल फोन्स आर प्रोटेक्टेड और उसका रेडिएशन, उसके हर सेल फोन में एक शील्ड बनी होती है जो उस रेडिएशन को गार्ड करती है। अनटिल लेडी उसको डायरेक्टली अपने उस पे पेट पे रखती है, वो बात अलग चीज है, बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज मोबाइल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप बताइए, मन में आपके कोई प्रश्न उत्तर आ रहा है आपका? नहीं सर, ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन as far as mobile use is concerned, the bad use of the mobile is the Google. Yes. They are being educated. मेरा कौन सा मंथ, कौन सा वीक, कितने Google is also an advisor also now. Yes, And and it's a very knowledge giver also. लेकिन आप एक बात
मान के चलिए, ये मोबाइल पे जितने भी इंफॉर्मेशन हैं ये हम ही लोगों ने तो दी, लेकिन हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, हम इतने बड़े टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में कंसाइज करे हुए हैं, तो हम सारी बातें नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो हम छोटे से समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना देके एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और वही इसी प्रकार की टेलर मेड इंफॉर्मेशन इसमें निहित है। जब इसमें इतनी टेलर मेड निहित है तो आपको सारे प्रश्न का उत्तर इसमें नहीं मिल सकता, और उन उत्तरों को समझने के लिए आपको मेडिकल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको नहीं है। तो आप उसका एक सेंटेंस सुनने के बाद आपका तो दिमाग फ्यूज हो गया, बच्चे में पानी कम है, अब वो पानी कम है, इसकी डेथ हो सकती है, इसका ग्रोथ नहीं होगी, इसका ये, उसके अंदर तो सारी चीजें लिखी आ गई जी। लेकिन अब ये हम इंटरप्रिटेशन जानते हैं कि बच्चे की थैली में पानी कम तो है, पर कितना कम, हमें आपको कितना डराना है जी। पहले पेशेंट हमारे पास आते थे, हम उनको बस सिर्फ इतना बताते थे कि भाई आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है, ये दवाइयाँ खानी है, और क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इसकी वजह से आपको भोज्य पदार्थ में ये चीज इनकॉर्पोरेट करनी है, और पेशेंट मानता था क्योंकि उसके दिमाग में कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होती, और उसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आज की तारीख में जब पेशेंट आता है तो शी इज सो नेगेटिव कि अब तो मेरा पानी बहुत कम हो गया, मेरा बच्चा बढ़ेगा नहीं, इसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, इसके अंग पूरी तरह से बनेंगे नहीं, इसका वेट नहीं बढ़ेगा, हाय राम में क्या, दैट इज ड्यू टू गूगल, जो उन्होंने देख लिया उसमें अधूरी लिमिटेड नॉलेज इज अ डेंजरस बिकॉज़ वो पढ़ तो लेते हैं मगर उसको इंटरप्रेट करना उनके बस की बात नहीं है, वो डॉक्टर ही दे सकते हैं, डॉक्टरी कंसल्ट किए उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। अब वो हमारे सामने जब नेगेटिव एनर्जी लेके आता है तो पहले तो हमें काउंसिल करने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये नहीं होती है। प्रेगनेंसी एक तरह का आईना होती है जिसमें जो छिपे हुए मर्ज होते हैं, थायराइड हुआ, पाइल्स हुआ या डायबिटीज हुआ, ये सब उभर के आते हैं क्योंकि उस टाइम पे बॉडी पे एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ता है। तो जो एज फार एज द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आर कंसर्न, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण होते हैं। खास तौर से जो सबसे चीज जो खतरनाक होती है लेडी के लिए वो होती है प्लेसेंटा प्रीविया। प्रसव के टाइम अमरबेद जो उसको अमरबेद बोलते हैं, जो प्लेसेंटा बोलते हैं, ये वो ऑर्गन है जो माँ से ब्लड लेके बच्चे को पहुंचाता है। नॉर्मली वो बच्चेदानी की रूफ पे सिचुएटेड होता है, पर कुछ परिस्थितियों में वो प्लेसेंटा प्रसव के रास्ते में आता है, तो ऐसे में पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है। पहले ये खतरे से मतलब मरीज अनभिज्ञ रहता था, मगर आज की तारीख में जब हम स्टेज वाइज उनका अल्ट्रासाउंड करते चलते हैं तो हमको ये पता चल जाता है। नंबर 2, खासतौर से पहली प्रेगनेंसी में जो पैसेज है, जो रास्ता है, किसी लेडी का छोटा होता है, किसी की बनावट गड़बड़ होती है, ये अपने किस्म का कॉम्प्लिकेशन छोटे कद के मरीजों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो हड्डी का ढांचा होता है वो सकरा होता है। इसके अलावा जो ये जो कॉमन चीज़ें हैं जी, जो डिजीजेस जो होती हैं जो खासतौर से प्रेगनेंसी में अहमियत रखती हैं, नंबर 1 थायराइड की कमी होना, नंबर 2 डायबिटीज का होना, नंबर 3 ब्लड प्रेशर बढ़ जाना मरीज का, ये सब गर्भस्थ शिशु के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर नॉर्मली हम लोग को ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और इनको हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इसमें पेशेंट का या गर्भस्थ लेडी का समय समय पे फ्रीक्वेंटली चेकअप भी होता है, कुछ टेस्ट होते हैं स्पेशलाइज्ड टेस्ट, जिससे कि ना माँ और बच्चे का स्वास्थ्य इन सब चीज़ के बावजूद स्वस्थ है। अच्छा, इसमें एक सवाल और निकल के आ रहा है, तो सब ये बताइए मुझे, अभी जैसे आप 50 साल पीछे चले जाए,
उस समय घरों में डिलीवरी हो जाती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लेकिन अब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं जहाँ सर्जिकल डिलीवरी सेक्शन होती है, तो उसकी क्या रीजन? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। काफी लोगों के मन में आता है अरे साहब वो तो डॉक्टर साहब तो सिर्फ ऑपरेशन ही कर देते हैं, सिजेरियन ही कर देते हैं। देखिए अगर हम देखें कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते थे उनका मृत्यु दर जो था वो 7वें आसमान पे था, 75 से 100 तक होता था। और अब आज के टाइम पर जब से सिजेरियन शुरू हुए हैं ये दर बहुत नीचे आ गया है। वो क्यों? उसके कई कारण हैं। पहले ये था कि जो दाई वाला कंसेप्ट होता था कि माँ किसी तरह नॉर्मल डिलीवरी कर जाए, बच्चे को जो भी हो सो, बच्चे का जो भी हाल हो, बच्चा सांस नहीं लेता है या डिप्रेस होता है या ब्रेन डैमेज होता है। आज की तारीख में बच्चा और माँ की हेल्थ दोनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग के जब रख रखाव में पेशेंट आता है तो ये हम लोग की जिम्मेदारी हो जाती है माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे। अब हम लोग के पास बहुत ही स्पेशल टेस्ट आ गए हैं, खासतौर से अल्ट्रासाउंड उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जिससे बहुत सारी चीज़ें अनदेखी जो होती थी पहले, वो हम लोग समय से पहले उन कॉम्प्लिकेशंस को स्टडी कर लेते हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा इसमें, अल्ट्रासाउंड की चर्चा आपने की है। हाँ। जो अल्ट्रासाउंड के पीरियड में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, हाउ मच दे आर हार्मफुल फॉर द चाइल्ड और फॉर द दे आर जीरो हार्मफुल, दे आर जीरो हार्मफुल। ओके, अगर हम देखें व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, नहीं लोगों में जैसे भ्रांति रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज कहीं ये अल्ट्रावायलेट नहीं होती है। These are not the rays, these are the sound waves. ओके, अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स होती Yes. है। ओके, तो ये आप जानकारी थोड़ा सा हमारा बात एक कर वो रहे में हैं, पहुंचेगी जानकारी कि भाई ये हमारा जी। बात कर रहे हैं जी तो मेरी जो साउंड वेव्स आपका कान सुन सकता है जी। वो 20 हर्ट्ज से लेके 22 किलोहर्ट्ज तक तो सुन सकता है। अल्ट्रासाउंड से घबराना नहीं चाहिए ना, नहीं। बस ये समझ लीजिए अल्ट्रासाउंड हमारे कान को नहीं सुनाई पड़ती है मगर जी। है साउंड। ओके, तो वो उसका नुकसान जितना हमारे नॉर्मल अच्छा इसीलिए अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। हाँ जी, ओके। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इसका कोई नुकसान नहीं। इनफैक्ट आजकल जो हम लोग फीटल मॉनिटरिंग करते हैं जी। उसमें पेट पे बेल्ट लगा के 24 घंटे बच्चे की अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग होती है। अच्छा, तो उसका इतनी सेफ्टी है और पिछले 50 साल में उसकी सेफ्टी पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुकी है। चलिए एक नई बात निकल के आई। मैंने जो जानकारी की है कि महिलाओं में ये बड़ा डर रहता है कि अल्ट्रासाउंड ज्यादा करा रहे हैं, अक्सर महीने में 2 बार करा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं रेडिएशन का इफेक्ट वो इस तरह का असर तो नहीं This is होगा। not the radiation. ओके, अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सर्जरीज बहुत की है, किन केसेस में सिजेरियन का सजेशन आप देते हैं कि आपको सर्जरी करानी होगी? वो थोड़ा सा मुझे डिफाइन करें, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? Yes. सर। बहुत ही सामयिक आपका ये प्रश्न है। जी इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्ट आपके प्रश्न का उत्तर दूं, थोड़ा सा पहले लेके चलती जी हूं। जो अभी आपने पूछा था कि 50 साल पहले नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती थी और अब इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया है। एक तो अगर आप थोड़ा सा अगर पिछली पृष्ठभूमि में जाएं तो वहाँ पर फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नहीं, ठीक, The lady is only घर का मैनेजमेंट करना है और अपने परिवार को बढ़ाना है। उसमें ये भी कोई लिमिट नहीं होती थी कि कितना बढ़ाना है। कितना? I mean, they are unaware of these things. कोई सेफ अनसेफ पीरियड नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। गर्भ हुआ, डिलीवरी हुई, नेक्स्ट टाइम अपने आप स्वतः ही दूसरी प्रेगनेंसी हुई, फिर डिलीवरी हुई, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन बच्चे की डिलीवरी हुई, बच्चा रोया नहीं, एक्सपायर हो गया, नो इश्यूज। घर वालों को भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज उन्हें ये लगता था कि अगर हो गया तो ऊपर वाले जो भी ईश्वर की कृपा थी वो हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर हो जाएगा। और उसको फिर जल्दी दोबारा प्रेगनेंसी होती थी। न जाने कितने अबॉर्शंस होते थे, न जाने कितने बच्चों की इंट्रायूट्राइन डेथ होती थी, मरे हुए बच्चे निकलते थे। बहुत से बच्चों की मतलब जिस समय डिलीवरी हो रही है उस समय डेथ हो जाती थी। बहुत से बच्चों की डिलीवर होने के बाद डेथ हो जाती थी। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी
जिनको ऑक्सीजन सप्लाई बेटर नहीं हो पाई, नहीं। तो वो बच्चे जिंदा तो रहे लेकिन उनके दिमाग में वो जो सेल्स थी वो एयर ऑक्सीजन से अनपरफ्यूज्ड होने के कारण वो बच्चे मंदबुद्धि हो गए। तो पुराने जमाने ये भी एक रीजन है जो यस। ओके। तो अब आप ये तो आपका डिलीवरी बच्चे जो मंदबुद्धि होते हैं और 2-3 साल के बाद पता लगता है कि ये इसका ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर, उनके माइलस्टोन डिलेड हो जाते हैं। काफी स्टडीज भी हो चुकी हैं जिसमें कंपैरिजन हुआ है बेबीज जो सिजेरियन से पैदा हुए हैं और जो वैसे कॉम्प्लिकेटेड डिलेड डिलीवरी में, तो आईक्यू बच्चों की जो इस तरह स्ट्रेस लेवल से पास हुए हैं उनकी मच लोअर होती है देन कंपैरिजन टू सिजेरियंस। अच्छा, इसमें एक सवाल और पुराने घरों में देखा होगा कि उनके घर में करीब 6 या 7 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा मंदबुद्धि होगा ही और वो घर का सारा काम करता करता है। है। दे आर कंफर्टेबल, वो घर कंफर्टेबल था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बच्चा मंदबुद्धि है। लेकिन आज का बदलता हुआ सिनेरियो क्या है कि प्लानिंग से प्रेगनेंसी होगी, इवन द फर्स्ट प्रेगनेंसी इज बाय द प्लान। अभी मेरा कैरियर बनना है, अभी हम लोग फाइनेंशियली एस्टैब्लिश नहीं है, अभी हम लोगों में आपस में बॉन्डिंग नहीं हुई है, अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमें घूमना है, अभी तो हमें दुनिया देखनी है, अभी हम पहली प्रेगनेंसी इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? दीस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। तो वो लोग पहली प्रेगनेंसी भी बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं। उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं कर नहीं सकते, नो मीनिंग ऑफ स्पेसिंग, अभी तो हम सोच भी नहीं सकते, हम तो एक ही बच्चे को रखेंगे। तो जब इतने दिमाग में एडवांसमेंट हो गए हैं, इतनी प्लानिंग हो गई है, तो उसमें जो बच्चे को प्लान करते हैं जी, उस बच्चे को प्लान करने के लिए टू स्टार्ट विद एंड टू एंड विद, अगर उस बच्चे को कुछ भी दुर्घटना हुई तो आप सोचिए कि उनका मेंटल सेटअप क्या हो। क्या अभी मैं इसमें एक सवाल करूंगा आपसे। तो मैं अपनी बात पूरी जी करूं। जी जी। तो हम इस इमोशन के साथ उस दंपति के साथ चलते हैं, चलो, एंड वी हैव टू कैरी आउट दीस इमोशंस टिल डिलीवरी। अब हमें वहां पे रास्ते में कोई भी छोटा सा भी कॉम्प्लिकेशन मिलता है, हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी मॉडल ड्यूटी है, क्योंकि उसने इतने प्लानिंग से वो बच्चा किया और उस बच्चे में हमारी इतनी सी लापरवाही से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो वी आर नोवेयर मेंटली। इसमें एक सवाल मैं करना चाहूंगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। सिजेरियन, पहला बच्चा सिजेरियन है, उसके बाद में और कितने बच्चे डिलीवरी हो सकती है आफ्टर फर्स्ट सिजेरियन? मैं मैक्सिमम जैसा सुनने में आया ऐसा दो कोई डिलीवरी। फास्ट रूल नहीं है, ओके बिकॉज एक एंटिटी है जिसको हम लोग वी बैक बोलते हैं, ओके। वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन। तो ये जरूरी नहीं है कि एक सिजेरियन हुआ है तो हर बारी सिजेरियन हो। अच्छा, केवल 2-3 कंडीशन मात्र होती है जी। जिसमें हर बारी सिजेरियन की जरूरत होती है। खास तौर से जो रास्ता छोटा होता है तो उसमें बच्चे का पास होने का चांस ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग के पास हम लोग मॉनिटर कर लेते हैं कि उसके पुरानी टांगे कितना मजबूती दिखा रही है। अच्छा, एंड उसको नापतोल कर लेते हैं कि ये लेबर का दर्द सह सकते हैं या नहीं, या भागने का डर तो नहीं है। और ऐसे में काफी हद तक जो है वो वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन होता है। पर रही बात कि कितने मैक्सिमम सिजेरियन हो सकते हैं, देखिए लेडी के स्वास्थ्य को देखते हुए डिलीवरीज तो हमको लिमिटेड रखनी है, मगर क्योंकि उसके पहले 1, 2 या 3 सिजेरियन हो गए हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, हाँ, वो बेचारा उसके 4 बच्चे हुए थे, चारों सिजेरियन से हुए और वो एक नाव दुर्घटना में सब के सब डूब गए। अब उसका मैंने नसबंदी भी कर दी थी, फिर मैंने उसका 5वां ऑपरेशन करा, उसके गले खोले और फिर 6ठा बच्चा जब आया तब सिजेरियन से। बस ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी में मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर की निगाह में है तो ऐसा कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ये जरूर है एवरी प्रेगनेंसी माँ के शरीर पे एक जोर तो डालती है, बहुत सारी प्रेगनेंसी और डिलीवरी करना नुकसान है। तो ये भी एक कंफ्यूजन था कि मतलब मैक्सिमम कितनी सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है, ये भी यहाँ क्लैरिफाई हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा एक सवाल है। अभी तक प्रेगनेंसी से लेके और डिलीवरी तक की चर्चा हमारी हुई और सवाल हमने पूछे, आपने बखूबी उनके उत्तर दिए हैं, ये आंसर थे। अब एक आखिरी सवाल
मैं आपसे करना चाहूंगा कि आफ्टर डिलीवरी जो पेशेंट, अब वो पेशेंट नहीं, डिलीवरी होगी, नाउ शी इज अ मदर, वो माँ है, और उस माँ को अपने लिए खान पान और एक्सरसाइज के लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए, फिर क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा दूध भी पिएगा और उसी से उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो उसके लिए उनको क्या डाइट चार्ट बनाना चाहिए? सी दो चीजें हैं, एक तो न्यूट्रिशन ऑफ दी मदर और एक जनरल हेल्थ ऑफ द मदर। सबसे पहले 9 मंथ्स में मदर का पेट जो है वो डिस्टेंडेड हो गया एंड उसकी इलास्टिसिटी सारी टूट गई। अब हम लोग उसमें सबसे पहले ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर एक नॉर्मल तौर पे देखा जाए, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चेदानी बढ़ती है और सडनली प्रेगनेंसी डिलीवर हो जाती है, तो एक बहुत ही अंतर आ जाता है। आइडियली स्पीकिंग उस बच्चेदानी को और प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी बदलाव आते हैं जी, उनको रिवर्स होने में 6 हफ्ते का करीब टाइम लगता है। तो इस दौरान आदमी को एक तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहिए, वरना वो रुकावट डालता है उस बच्चेदानी को अपनी यथास्थिति आने में। नंबर 2, जो एब्डोमिनल मसल की टोन है वो बहुत ही थुरथुर हो जाती है, तो ऐसे में हमको ग्रेडेड एक्सरसाइजेज उनको बतानी होती है। नंबर 3, ये मिसकंसेप्शन है जी। कि साहब उसको खूब घी खिलाओ, ये लड्डू खिलाओ, जैसे अभी बात हो चुकी थी, वो एंटीनेटल प्रसव से पहले और प्रसवोत्तर दोनों में इम्पोर्टेंट है जी। तो उनको न्यूट्रिशियस डाइट उनको सप्लीमेंट करनी होती है। इस पे डॉक्टर का बताइए जी। हाँ, देखिए डाइट के बारे में सर ने जैसे बताया, ये तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बात बताई कि 6 हफ्ते लगते हैं नॉर्मल आने के लिए। तो एज फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न कि अगर हम गर्भ के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद जब हम एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, तो आफ्टर 6 वीक्स ही हमको कुछ एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। टू स्टार्ट विद स्मॉल एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस जो बैठ के की जा सकती है, सो दैट यू कैन मेंटेन योर टोन्स। एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद आप थोड़ी और हेवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। And after 6 months, you can do even gymming, even all type of exercises, and this hold good for both the things, even for the cesarean, even for the normal delivery. Don't take it into that way कि अब तो हमने cesarean हो गया, अब तो हम exercise कर ही नहीं सकते हो। Not like that, because अब cesarean की और सर्जरी की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। जो हम लोग की स्टिचिंग की क्वालिटी की वो बहुत इम्प्रूव हो गई है, सर्जरी की टेक्निक बहुत इम्प्रूव हो गई है, मेडिसिन बहुत अच्छी आ गई हैं। तो दिस वर्क्स फॉर बोथ द टाइप ऑफ पेशेंट्स। दिस इज द एक्सरसाइज। तो डॉक्टर साहब, आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, लेकिन नाउ शी इज गोइंग टू फीड द चाइल्ड। अब वो उन्होंने दूध पिलाना है, तो उसके लिए थोड़ा डाइट एक्सप्लेन कीजिए, उनको क्या क्या लेना चाहिए जिससे कि बच्चे की ग्रोथ में जो फीडिंग है वो सपोर्ट। देखिए, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि महिला के सारे ऑर्गन्स अपनी जगह पर नहीं हैं, बड़े बड़े हैं, इन्वोल्यूशन के लिए उसे टाइम चाहिए होता है। तो एट दैट मोमेंट यू नीड गुड प्रोटीन डाइट, सो दैट कि जितने भी टिश्यूज हैं वो अच्छे से डिपॉजिट बैक हो जाए। नंबर दूसरी चीज, हम महिला से कभी भी ये नहीं कहते कि आफ्टर डिलीवरी वो बिस्तर पर बनी रहे। After delivery, she can walk around, she can do अपने daily routine activities, even she should walk, she should do a little bit exercise, और अगर वो घर में भी काम करना चाहे तो वो कर सकती है। तो यदि वो अपना काम करना शुरू करती है तो एपेटाइट भी बेटर होती है, लेकिन हम हमेशा ये अवॉइड करते हैं कि वो हेवी फूड्स अवॉइड करें, लाइक लड्डू, घी, ये सब चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि ये फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारा वजन बढ़ाते हैं, परंतु हमारे अंदर की शक्ति को नहीं बढ़ाते। हमें कोई फिजिकल काम करना नहीं है, हमारे घर के सारे काम जो है वो एक बटन पर हो जाते हैं, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो। तो हमको वी डोंट नीड द एनर्जी फ्रॉम द फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट, वी नीड आवर बॉडी टू बी गेट स्ट्रेंथन, कि हमारी मसल्स मजबूत हो, हमारी जितनी भी टोन लूज हो गई है वो बेटर हो, सो दैट विल बी डन बाय प्रोटीन, minerals and good refresh diet. Number 4 is very important कि हमें spicy food avoid करने चाहिए and
हैवी यानी कि जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं हो, जैसे उड़द की दाल है, जैसे चने हैं, राजमा है, लाइक फॉर एग्जांपल कटहल की सब्जी, जो हैवी डाइट है वो थोड़ा सा वो जो गैस बनाती है, क्योंकि जो महिला बच्चों को दूध पिला रही है, ऑल दैट थिंग्स दैट हैव ईटन बाय द प्रेग्नेंट बाय द लेडी फॉर द लैक्टेटिंग मदर, वो सारा दूध में सिक्रीट हो रहा है। आप जो खाएंगे वो आप बच्चे को देंगे। तो इसलिए हमें ये चीजें शुरू के 45 डेज, ओनली 45 डेज अवॉइड करनी है और हमें बहुत इजीली डाइजेस्टेबल फूड खाना है। एंड द थर्ड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वी हैव टू टेक मिल्क। हमको दूध 50 ml लीजिए, मैं ये नहीं कहती ग्लास भर भर के लीजिए, 50 ml मिल्क एवरी 2 आवर। अच्छा, सो दैट कि आपकी एक साइकिल बनी रहे। आपने 50 ml दूध पिया, आपके अंदर गया, दूध बना, और इतना ही दूध हमारे बच्चे को चाहिए जो छोटा बच्चा है। वो 2 घंटे में उसका पेट खाली हो जाता है, उसको एवरी 2 आवर की फीड चाहिए। आपने दूध पिया, बच्चे को दूध दिया, आपने दूध पिया, बच्चे को दूध दिया। तो इससे क्या होगा कि महिला के शरीर पर किसी भी प्रकार का जोर नहीं पड़ेगा, कमजोरी नहीं आएगी और बच्चा भी इजीली फील यानी एक बार में ग्लास भर के ना पिए, नेवर एक प्याला, एक कप इतना दूध आप पीते रहिए 2 घंटे 1 घंटे के बाद। मैंने कहा ना फ्रीक्वेंट स्मॉल फ्रीक्वेंसी। तो हमको थोड़ा थोड़ा चाहे आप दिन में 6 बार 7 बार 8 बार ले लें, नो इश्यूज। आप ग्लास भर के 8 बार नहीं पी सकते, लेकिन आप छोटा कप 8 बार पी सकते हैं, ठीक है ना। तो दूध पर विशेष ध्यान दें। एक बहुत बड़ा चलन है कि अजवाइन का पानी पिलाएं, तो दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, ये एक मिथ है, Yes. ये भ्रांति है लोगों में कि अजवाइन का पानी आपके लिए फीमेल्स को दिया जाता है, लेकिन किसी हद तक ये ठीक है। अच्छा। पुराने जमाने में जो अजवाइन का पानी होता था वो इसलिए दिया जाता था, जो मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हो जाते थे उनको रिड्यूस करने के लिए, अपनी जगह पर उन्हें स्थापित करने के लिए, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, उसके लिए अजवाइन हेल्प करती थी। ओके, क्योंकि उस समय में हमारे पास मेडिसिन नहीं होती थी, उस समय हमारे पास ये मसाले, खाने की चीजें, दिस एंड दैट टाइप्स, तो इसलिए अजवाइन का पानी थ्रू आउट दिया जाता था। बट आज के परिवेश में अजवाइन का पानी हम मना नहीं करते, बट यू गिव ओनली 1 ग्लास इन अ डे। आप 1 ग्लास बस दे दें, बट रेगुलरली, एंड आफ्टर डिलीवरी द लेडी हैज टू मेंटेन हर हाइड्रेशन। जो भी पुराने जमाने में कहा जाता था, अगर पानी पिला दिए तो मरीज का पेट फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट। तो खाने पीने का मतलब ये है कि अगेन आई वुड स्ट्रेस ऑन दैट कि हाई प्रोटीन डाइट, इजीली डाइजेस्टेबल, दाल है, एवरी फ्रूट। ओके, दाल में पहले 45 डेज आपको मूंग मसूर की दाल, आलू चावल चिकनाई अधिक नहीं, सो दैट कि आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, आपका वेट नहीं बढ़े, क्योंकि वेट में मैनेजमेंट इज वेरी मस्ट। आप अपनी पुनः फिगर को लेना चाहते हैं तो आपको डाइट कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो आपको डाइट वो लेनी है जिससे आपको कमजोरी ना हो, बच्चे के लिए फीड प्रॉपर बने, फैट ना बढ़े और आपका फिगर खराब ना हो। तो देखिए दर्शक, सभी से मैं मुखातिब हूँ और सभी की तरफ मैं फिर से आना चाहता हूँ। आज का जो हमारा विषय था, जो हमारी चर्चा थी, वो प्रेगनेंसी के दौरान, दरमियान यानी गर्भावस्था के दौरान जो समस्याएं आती थी महिलाओं की, उनके समाधान के लिए आज हमारे बीच में दोनों पैनलिस्ट यहाँ उपस्थित हुए और काफी हद तक आपकी समस्याओं का समाधान और निदान हुआ है। और हमें बड़ी आशा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे पैनलिस्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, उनका हृदय से जियो9 न्यूज़ धन्यवाद देता है। और इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं और बहुत बहुत दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए और नए विषयों पर हम आपके साथ चर्चा पर आएंगे और उसका समाधान और निदान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं जियो9 न्यूज़।